So, today we will continue the chapter 2, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने पहले ये देखा था कि वेस्टर्न यूरोप के लोग कैसे यहाँ पे उन्होंने अपना रूल एम्पायर इस्टेब्लिश किया और कैसे रूल करने लगे। और फिर उनके कॉलोनियलिज्म को देखा एशिया अफ्रीका में। फिर हमने ये देखा कि पहले हमने देखा एशिया में, फिर उनका अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म देखा। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका रीज़न क्या था, कॉज क्या थे, क्यों हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके होने के पीछे क्या वजह थी, या वर्ल्ड वॉर होना क्यों, मतलब उसका आउटपुट क्या निकला। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्टर्स दैट कॉज्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। The First World War could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable event of the modern world. अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर का ज़िक्र करें या बात करें तो उसको याद करके ऐसा कह सकते हैं कि हर किसी का हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, दिल दहल जाता है, या उस इवेंट को भूला नहीं जा सकता। आज भी अगर कोई साक्षी है उस टाइम का, यानी कोई विटनेस है, तो व्हेन वी लिसन द स्टोरी, व्हेन वी हर्ड अबाउट दैट, तो इट इज़ लाइक कि वी थिंक कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मीन्स दैट वर्ल्ड वॉर वॉज वेरी डेंजरस। ऐसा था कि जिसको कभी भी भूला नहीं जा सकता। बहुत कुछ उसमें डिस्ट्रॉय हुआ था, बहुत लोगों की जान गई, बहुत नुकसान हुआ देश का। तो इसलिए आज मॉडर्न वर्ल्ड में उसको किसी भी हाल में, मतलब वर्ल्ड दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भूला नहीं जा सकता। मैनी फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और ये वर्ल्ड वॉर किसी एक वजह से नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। ये कब स्टार्ट हुआ? It began on 1st August 1914. Germany had defeated France in the Southern War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty, according to which France had to pay a war fine as well as give away 2 of its provinces, Lawrence and Alsace, to Germany. क्या हुआ? एक वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 अगस्त 1914 से में स्टार्ट हुआ था, और इसमें जर्मनी ने किसको हराया था? फ्रांस को। एक सेडन वॉर में जर्मनी ने फ्रांस को हराया, जिसमें उसके बाद से उसको एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ा, और फ्रांस को क्या देना पड़ा? फ़ाइन देना पड़ा। इतना नुकसान हुआ था जर्मनी का कि फ्रांस जर्मनी से हार गया था, फिर भी फ्रांस को उसको फ़ाइन देना पड़ा वॉर की वजह से। और उस फ़ाइन में क्या दिया? लॉरेंस एंड आल्सेस दिया गया, मतलब जगह है एक जो कि जर्मनी को फ्रांस ने हैंड ओवर कर दिया। मींस टोटली अब जर्मनी के कंट्रोल में हो गया वो जगह। फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलिएशन। फ्रांस इतनी बुरे तरीके से हारा था, उसके बाद भी उसको फ़ाइन देना पड़ा। मींस फाइनेंशियली, फिज़िकली, हर तरह से वो इतना ज़्यादा टूट गया इस वॉर की वजह से कि वो उसके बाद से उससे उभर नहीं पाया। Thus the Frankfurt Treaty itself was the cause of the first world war. इसलिए कहा जाता है कि फ्रैंकफर्ट ट्रीटी जो है वो खुद अपने आप में इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है। द एंड ऑफ अ वॉर सोड द सीड ऑफ अ फ्यूचर वॉर। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक आगे होने वाले वॉर की नींव बना दी। मींस आगे भी दूसरे वॉर भी हो सकते हैं, ऐसा स्टार्ट कर दिया, बीज बो दिया, यानी वॉर का बीज बो दिया। सोड मीन्स सीड, सोड द सीड्स मीन्स बीज बो दिया, यानी शुरुआत वर्ल्ड वॉर से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हुई। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना भयंकर, इतना डरावना, इतना अनफॉरगेटेबल था कि आज मॉडर्न वर्ल्ड में भी इसको भूला नहीं जा सकता। और इसका नतीजा ये हुआ था कि फ्रांस बुरे तरीके से हारा, और वो उसके बाद से कभी उभर नहीं पाया।
बहुत समय तक। और ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे फ्रैंकफर्ट ट्रीटी खुद रीज़न था। अब जब हम इकोनॉमिक फैक्टर देखें, इस वर्ल्ड वॉर का इकोनॉमिक फैक्टर देखें, तो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर। England had established its vast empire in Asia and Africa in the 19th century. It exploited its colonies economically and became rich. Due to industrialization and swift colonization, Europe required huge quantity of raw material. क्या बोल रहे हैं कि इस इकोनॉमिक फैक्टर के पीछे सबसे बड़ा हाथ ऐसा माना जाता है इंग्लैंड का है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत बड़ा एम्पायर एशिया और अफ्रीका में इस्टेब्लिश कर लिया था। एम्पायर ने अपना राज एशिया और अफ्रीका में स्थापित कर लिया था 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी तक इंग्लैंड पूरी तरह से एशिया और अफ्रीका पे राज करना शुरू कर चुका था और इसने सारी कॉलोनीज़ को एक्सप्लॉइट कर दिया था और खुद क्या हो गया, इकोनॉमिकली बहुत रिच हो चुके थे। यानी इंग्लैंड जब एशिया और अफ्रीका पे पूरा अपना इस्टेब्लिशमेंट बना लिया तो वो खुद बहुत बहुत ज़्यादा रिच हो चुके थे इंग्लैंड। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट colonization, यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन और कॉलोनाइजेशन की वजह से यूरोप को बहुत सारा क्या मिल गया, रॉ मटेरियल रिक्वायर हो गया। और लास्ट 19th सेंचुरी के लास्ट तक जर्मनी भी क्या हो चुका था, कंपटीशन में आ चुका था। इंग्लैंड के कंपटीशन में जर्मनी भी आ चुका था और मार्केट में एशिया और अफ्रीका के मार्केट में जर्मनी की भी एक अपनी जगह हो चुकी थी। और जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब जब जर्मनी कंपैरिजन में आया, कंपटीशन में आया, उसने मार्केट में अपनी एशिया और अफ्रीका में अपनी जगह बनाई, तो उसने क्या किया, इंग्लैंड के कंपैरिजन में उसने इंग्लैंड और फ्रांस के कंपैरिजन में उसने मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स, अपनी जो मार्केट का जो रेट होता है उससे बहुत कम, इंग्लैंड और यूरोप के रेट्स के कंपैरिजन में उसने बहुत कम रेट में अपने सामान बेचने शुरू कर दिए। The Afro-Asian markets that England and France dominated were thus broken up by Germany. अब अफ्रीका एशिया मार्केट में जो इंग्लैंड और फ्रांस का जो डोमिनेटिंग बिहेवियर था, यानी वो बहुत हाई रेट में बेचते थे और लोगों को लेना ही पड़ता था, जर्मनी के मार्केट में उतरने पे इस चीज़ को, मतलब फ्रांस और इंग्लैंड की ये जो डोमिनेटिंग नेचर था वो उनका टूट गया। यानी इंग्लैंड और फ्रांस का बहुत फोर्स करते थे और एशिया अफ्रीका में लोगों को उनके ही रेट पे चीज़ों को लेने के लिए। लेकिन जब जर्मनी ने मार्केट पे अपना कब्ज़ा किया एज अ कॉम्पिटिटर, तो जर्मनी ने हर चीज़ बहुत सस्ते में बेचना शुरू किया, जिसकी वजह से इंग्लैंड और फ्रांस के मार्केट में वैल्यू कम हो गई। Consequently, there was an intense economic competition between Germany and England. और जिसका नतीजा ये हुआ, एज आई टोल्ड, कि दिस वाज द कंपटीशन एंड कंपटीशन स्टार्टेड बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड। ये था इकोनॉमिक फैक्टर। यानी जब इंग्लैंड इकोनॉमिकली एशिया अफ्रीका पे कंट्रोल करने लगा तो उसने बहुत हाई रेट लिया, हाई रेट पे लोगों को सामान बेचना शुरू किया। लेकिन कंपटीशन में जब जर्मनी आई तो उसने और चीप रेट में बेचना शुरू किया, अपने प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए मार्केट में, जिसकी वजह से इन दोनों में कंपटीशन बढ़ गया और इकोनॉमिकली बहुत इफ़ेक्टेड हुए। फिर मिलिटरिज्म की बात करें तो मिलिटरिज्म में क्या हुआ, मिलिट्री फोर्स वाज नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन दैट द यूरोपियन नेशंस गॉट इनटू फॉर एक्सपांशन। अब ऑब्वियसली अगर आपको कहीं पे राज करना है तो आपके सिपाही होना बहुत ज़रूरी है। आपके सिपह सलार, आपको गाइड करने वाले, आपको गार्ड करने वाले लोग होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या कह रहे हैं कि इसी तरह से कंपटीशन में भी मिलिट्री फोर्स होना बहुत ज़रूरी था,
ताकि जो यूरोपियंस हैं वो अपना एक्सपांशन बढ़ा सकें। मिलिट्री फोर्स से लोगों पे दबाव डाल के ऑब्वियसली वो एक्सपैंड कर सकते थे, तो वो मिलिट्री फोर्स होना बहुत उनके टाइम पे ज़रूरी था। तो क्या हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया एट्सेट्रा हैड बिगन एक्सपांडिंग देयर मिलिट्री पावर। जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मिलिट्री फोर्स होना बहुत ज़रूरी है, बिना मिलिट्री फोर्स के हम एशिया और अफ्रीका पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जर्मनी उनका कॉम्पिटिटर हो गया था। तो उन्होंने अब फोकस किया मिलिट्री फोर्स पे और उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने पे अपना फोकस स्टार्ट कर दिया। वाइल इन कंट्रीज़ लाइक जापान, इटली एंड जर्मनी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग हैड स्टार्टेड। और फिर क्या हुआ, जब उनको ये रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने क्या किया, जापान, इटली और जर्मनी में तब तक क्या हो रहे थे, मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। यानी जब वो ये सोच रहे थे कि हमें अपने मिलिट्री पावर्स बढ़ाने चाहिए, तब तक इन जगहों पे मिलिट्री की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वाज इंक्रीज अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। मीन्स अब ऑब्वियसली जब आपको आर्मी मिलिट्री की ज़रूरत होगी, पावर की ज़रूरत होगी, मिलिट्री फोर्स की ज़रूरत होगी, तो उनके लिए हथियार होना ज़रूरी है, तो वो भी बनना शुरू हो चुके थे। Thus, militarism got an impetus, and military competition added to economic competition created a serious atmosphere of war. एक तो था इकोनॉमिक कंपटीशन जो कि जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में हुआ, दूसरा कंपटीशन था मिलिट्री फोर्स का, कि जब इंग्लैंड ने सोचा कि हमको अगर अपना पावर बनाए रखना है, व्हेन द जर्मनी केम इन कंपटीशन, तो उन्होंने सोचा कि मिलिट्री पावर होना बहुत ज़रूरी है। अब जब वो उस पर वर्क करने लगे तो ऑलरेडी जापान, इटली और जर्मनी में मिलिट्री की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी और वो लोग अपने हथियार बनाना शुरू कर चुके थे। तो ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिक फैक्टर भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का रीज़न है, और ये मिलिटरिज्म भी एक बहुत बड़ा कॉज है वर्ल्ड वॉर का। और कंपटीशन का मीन्स कंपटीशन हुआ जिससे लड़ाई हुई, एक रीज़न इकोनॉमिक हो गया, दूसरा रीज़न मिलिटरिज्म है, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि ये भी वॉर का एटमॉस्फेयर बनाने का सबसे बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट है ग्रुपिज्म, सीक्रेट ट्रीटीज़। तो ग्रुपिज्म भी होते थे ऑब्वियसली, छोटे छोटे स्टेट्स और छोटी छोटी कंट्रीज़ अपना एक अलग ग्रुप बनाती होंगी, जिसकी वजह से एक कोई जिस पे भी मजबूत, जो भी ताकतवर हो जाता था वो ऑब्वियसली राज करने लगता था। तो ये ग्रुपिज्म भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। तो ग्रुपिज्म में क्या है, लेट्स सी। ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज़ प्लेड अ मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसा मैंने कहा कि ग्रुपिज्म और सीक्रेट ट्रीटीज़ यानी जो गुप्त प्लानिंग होती है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है वर्ल्ड वॉर का। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले क्या कर दिया था, दुनिया को, वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया गया था। ऑन वन साइड was the group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria and Turkey, while on the other side was the group of England, France, Russia and Japan. ये दो पार्ट हो चुके थे, दो जगह बट चुका था पूरा वर्ल्ड। और उसकी फीलिंग क्या, उसकी वजह से क्या हुआ, फीलिंग आ गई जेलसी की, एनिमिटी की, मिसट्रस्ट की, फियर की, हेट की। क्या हुआ, जब ये लोग दो भागों में बट गए, एक इंग्लैंड के तरफ चला गया, एक जर्मनी की तरफ कुछ कंट्रीज़ चली गई, तो इसकी वजह से इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आपस में दोनों कॉम्पिटिटर हो गए, दोनों आपस में एक दूसरे से जेलस की फीलिंग आ गई, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए, दोनों यानी दो पार्ट। और कहीं ना कहीं एक दूसरे से डर भी था उनके अंदर, और इसकी वजह से क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर क्या हुआ, अब नेक्स्ट क्या है, फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का भी जो फीलिंग थी कि लो ऑब्वियसली जब इतने युद्ध हो रहे हैं, बीच में कौन फंस रहा है, एशिया और अफ्रीका, तो उनके अंदर अब फीलिंग आ गई नेशनलिज्म की। जब नेशनलिज्म की, राष्ट्रीयता की फीलिंग आई, ऑब्वियसली लोग चाहेंगे कि हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, तो वो हमारा ही हो, हम पे कोई राज ना करे। तो ये भी एक रीज़न है वर्ल्ड वॉर का। द
Independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism. तो जर्मनी और इटली का जो यूनिफिकेशन है, मतलब यूनिक होना, अलग सिंगल होना, वो भी एक रिज़ल्ट है, ये वो भी एक राष्ट्रीयता का रिज़ल्ट है। मींस उनके अंदर एक वो थी, यूनिटी थी कि हम अपने हैं, हम अकेले हैं, तो जिसकी वजह से उनके अंदर राष्ट्रीयता थी। बट लेटर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म इन यूरोप। फिर धीरे धीरे यही फीलिंग किसके अंदर आ गई? यूरोप के अंदर भी आ गई। और उससे हुआ क्या? इकोनॉमिक जेलसीज, कंपटीशन एंड कॉलोनियलिज्म in Europe had increased so much that the national interest of each other began to clash. अब जो दो पार्ट में बटे थे देश को, दो पार्टों में जो बांटा गया था, तो एक पार्ट में इंग्लैंड जब था, तो इंग्लैंड में ही, यूरोप में ही, आपस में ही अब नेशनलिज्म की जब फीलिंग आ गई, जलने लगे लोग, तो जिसकी वजह से क्या हुआ? आपस में ही उनके अंदर क्लैशेस होने लगे, यानी आपस में ही उलझने लगे वो लोग। और इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है वर्ल्ड वॉर का। Leading European nations began teaching extreme and destructive nationalism to its people. अब यूरोप लीड कर रहा है और वो अपने लोगों को क्या सिखा रहा है? देशभक्ति की भावना सिखा रहा है, और लोगों को सिखा रहा है कि कैसे हमको अपने देश के लिए करना है, अपने देश की ही तरक्की करनी है। ये सारी चीज़ें यूरोप लीड करके अपने लोगों को सिखाने लगा। लव फॉर ओन नेशन एंड हेट्रेड फॉर द अदर नेशन वॉज एनकरेज। अब ये लोगों के अंदर फीलिंग आने लगी कि हमें अपने देश से ही प्यार करना है, दूसरे देश का हमेशा मीन्स फीलिंग ऑफ जेलस, और फीलिंग ऑफ कहते हैं ना कि अपना अच्छा करना है और दूसरे का जितना बुरा हो सके वो करना है, ऐसी फीलिंग यूरोपियन लोगों में डालने लगे। द जर्मन चीफ केजर विलियम वॉज द अदर originator of nationalism and colonialism। क्या बोल रहे हैं कि नेशनलिज्म और कॉलोनिज्म का जो सबसे बड़ा जनरेटर है वो कौन है? जर्मन का चीफ, जिसका नाम है केजर विलियम जो थे, उन्होंने ही ये नेशनलिज्म और कॉलोनियलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर डाली थी। एंड ही वॉज फ्रॉम जर्मनी। ही वॉज ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप। वो उनका अपना एक टारगेट था, और वो बिलीव करते थे दुनिया पे लीड करने पे बिलीव करते थे। ही वांटेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज विल विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रैंड मिलिट्री पावर। द फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड अक्रॉस अदर नेशंस एज इन जर्मनी, एंड दिस हैड रिजल्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उनका ये मानना था, वो चाहते थे कि अपनी बड़ी मिलिट्री पावर की वजह से, की ताकत से क्या कर सकें? लोगों पे राज कर सकें। और इसी फीलिंग की वजह से क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। वो जब चाहते थे कि मेरे पास बहुत मिलिट्री पावर है, जर्मनी के लोगों के पास ऑब्वियसली मिलिट्री पावर बहुत अच्छी थी, वो उनके अंदर ये था कि हम अपने मिलिट्री पावर से पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर लें, और जिसका नतीजा हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उन्होंने वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया। अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में न्यूज़पेपर का क्या रोल है? लेट्स सी। The newspaper of the European nations aroused so much of hatred among people with their mutual, derogatory, provocative, exaggerated and false write-ups by spitting venom against rival nations that the rulers of the respective nations could not even make efforts for establishing peace and harmony। अब क्या बोल रहे हैं? न्यूज़पेपर का रोल वहाँ पे क्या हुआ कि न्यूज़पेपर में गलत चीज़ें छपने लगी, आपस में ही एक दूसरे के लिए जहर उगलने लगे। वेनम मीन्स जहर। एक दूसरे के लिए गलत बातें लिखने लगे, जहरीली बातें, यानी ऑब्वियसली बुरी बातें लिखने लगे। देश के एक आदमी, एक देश का इंसान दूसरे देश के लिए गलत चीज़ें छापने लगा, और जिसका नतीजा ये हुआ कि देश में जो शांति और सुकून था वो उस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा। फ़िलॉसफी अबाउट वॉर, अगर हम वॉर के बारे में जो फ़िलॉसफी है उसकी बात करें तो क्या है? द पॉलिसी ऑफ वॉर इज़ वेलफेयर टू क्रूट इन यूरोप। पॉलिसी क्या थी वॉर की?
द पॉलिसी ऑफ वॉर इज़ वेलफेयर। जो यूरोप ने ये बात लोगों में डाली थी वो ये थी कि वॉर से क्या होगा, वेलफेयर होगा, यानी लोगों का भला होगा। द जर्मन राइटर Trotsky published maxims like only the mighty deserve to live and war alone is the national need। ये तो यूरोप के लोगों ने ये दिमाग में डाल दिया कि अगर भलाई चाहते हो तो वॉर ज़रूरी है। वहीं जर्मन में क्या लिखा गया कि ओनली द माइटी डिज़र्व टू लिव। जो माइटी है मतलब जो भगवान है, वो जीना, उसको ही जीने का अधिकार है, और इसके लिए वो माइटी मीन्स जो सबसे ऊपर है उसको ही जीने का अधिकार है। और सबसे ऊपर कौन है उसका फैसला क्या करेगा, वॉर अलोन इज़ द नेशनल नीड। और इसके लिए देश को युद्ध की ज़रूरत है। नीड्स, द जर्मन राइटर एक्सप्रेस्ड वॉर एज अ सैक्रेड वर्क। और एक और जर्मन राइटर हुए नीड्स, उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया, क्या लिखा कि जो युद्ध है वो पवित्र काम है। The Prince of Austria and his wife were assassinated by being shot at by a member of the Serbian terrorist organization Black Hand. Austria blamed Serbia for the involvement in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48. Serbia declared its ignorance in the matter. Without listening to anything from Serbia, Austria declared war on Serbia. The First World War had begun with this. क्या हुआ? The Prince of Austria and his wife were assassinated by being shot at a member. Serbian terrorist जो ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड था, उसने क्या किया था, ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उसकी वाइफ को मार डाला। और क्या किया, और ऑस्ट्रिया ने ब्लेम किया सर्बिया को। ऑस्ट्रिया ब्लेम सर्बिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट। अब जब ऐसा हुआ, टेररिस्ट ने मार दिया, तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया एक दूसरे को क्या करने लगे, ब्लेम करने लगे। और इसके लिए सर्बिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने क्या बोला, अल्टीमेटम दे दिया कि जो कल्प्रिट है, जिसने ऐसा किया है, वो 48 घंटे के अंदर हमारे हवाले कर दिया जाए। मीन्स अगर सर्बिया का जो टेररिस्ट था, ऑस्ट्रिया ने कहा कि वो हमारे हवाले कर दिया जाए, लेकिन सर्बिया ने इस मैटर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, और इस तरह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ। Now come to see the First World War. In the First World War, 24 nations supported the Allied nation and 4 nations supported the Axis nation. यानी 24 नेशन सपोर्ट कर रहे थे किसको, अलाइड नेशंस को, और 4 नेशन सपोर्ट कर रहे थे एक्सिस नेशन को। इनिशियली जर्मनी मेड नोटवर्दी विक्ट्रीज इन यूरोप। और इस पे क्या हुआ, जर्मनी को बहुत इम्पोर्टेंट क्या मिल गया, आज़ादी, विक्ट्री मीन्स जीत मिल गई यूरोप में। इट रूइन द फ्रेंच आर्मी। क्यों, इन लोगों ने क्या किया, फ्रेंच आर्मी को पूरी बर्बाद कर दी। जब युद्ध हुआ तो पूरे फ्रेंच आर्मी उनके पास इतना पावर नहीं था, तो वो क्या हो गए, पूरे हार गए, और फ्रेंच आर्मीज पूरी रूइन हो गई, रूइन यानी ख़त्म हो गई। इट फॉट मैनी सबमरीन वॉर्स एंड डिस्ट्रॉयड द शिप्स ऑफ द एलीड नेशंस। क्या हुआ, इन्होंने शिप के मीन्स थ्रू सी भी इन लोगों ने युद्ध किया, और बहुत सारे शिप्स को भी बर्बाद किया, और अलीड नेशन के जितने शिप्स थे उन सबको बर्बाद किया। मेनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस। और इस युद्ध का नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे सोल्जर्स और बहुत सारे सिविलियंस यानी आम आदमी जो युद्ध कर रहे थे, वो भी इसमें मारे गए। किस तरह से मारे गए, जो जहरीली गैस थी उस के असर से आम आदमी और सिविल सोल्जर्स मारे गए। अभी आप लोग पूछोगे अलीड यानी क्या होता है। अलीड मीन्स होता है जॉइंट बाय
और रिलेटिंग टू मेंबर्स ऑफ द एलियंस मींस जो दूसरे लोगों के साथ जुड़ के एक नेशन बनाए, मतलब दो तीन नेशंस, दो तीन छोटी छोटी कंट्रीज़ मिलके जो कंट्री एक नेशन बनाई, उनको अलीड नेशन कह दिया गया। फिर in 1917 the Russian Revolution started, so Russia withdrew from the war। अब 1917 में रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से रशिया ने क्या किया, ये युद्ध में विड्रॉ कर दिया, यानी युद्ध नहीं किया, यानी वो नहीं आया, लड़ने वॉर में सामने रशिया नहीं आया। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम। अब क्योंकि रशिया इन्वॉल्व नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जर्मनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, इंग्लैंड की पार्टी में एक कंट्री के लोग नहीं आए तो वो कमज़ोर हो गया। इट मैनेज टू ड्रॉन एन अमेरिकन स्टीमर लूसिटेनिया इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाइड। और इसमें क्या हुआ, 147 अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हुई। जब रशिया इन्वॉल्व नहीं हुआ तो क्या हुआ कि अमेरिकन स्टीमर्स, अमेरिकन लोगों को आगे किया गया एज अ सोल्जर, और क्योंकि वो इतने पावरफुल नहीं थे तो वो क्या हुए, 147 अमेरिकन सोल्जर्स इस युद्ध में मारे गए। Consequently, America joined the Allied Nation for the war in April 1917। और उसके बाद से अमेरिका ने अलीड नेशन को ज्वाइन किया, कब, 1917 में। With that, countries like Panama, Greece, Cuba, China and Siam joined the Allied Nation। और इसी तरह से पनामा, ग्रीस, क्यूबा ने भी अलीड नेशन को ज्वाइन कर लिया, यानी अब इस तरह से ये नेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। Thus the Allied nations become stronger। German army could not withstand the American troops। The whole position of the war changed। यहाँ पे अलीड नेशन कौन है, जो इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड के में जो जितने कंट्रीज़, छोटे छोटे स्टेट, छोटे छोटे कंट्रीज़ जो भी आ रहे हैं, उनको अलीड नेशन कहा गया। तो जैसे ही इसमें और छोटे देश जब इन्वॉल्व हुए तो अब क्या हुआ, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, जर्मन के लोग इनके सामने टिक नहीं पाए, और पूरा जो अभी तक जर्मनी जीत रही, जर्मन के लोग जो जीत रहे थे, वो पूरा गेम क्या होगा, पूरा वॉर पलट गया। अब स्ट्रॉन्ग कौन हो गया, जो इंग्लैंड के साथ जितने लोग थे वो लोग ज़्यादा पावरफुल हो गए। बुल्गारिया in September 1918, तुर्की and Austria in October 1918 joined the Allied Nation। इसी तरह से बुल्गारिया और तुर्की ने भी, ऑस्ट्रिया ने भी अलीड नेशन को ज्वाइन कर लिया। The German leader Kaiser abdicated his position and ran away। अब जब जर्मन लीडर जो लीड कर रहे थे, केज़र, उन्होंने जब ये सारा सिचुएशन देखा और जब देखा कि अब हम किसी भी हाल में ये युद्ध नहीं जीत सकते हैं, हमारी जीत नहीं हो सकती, एनी हाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट मीन्स व्हेन ही रियलाइज कि दैट we will not get the success, we will not get the victory, then he ran away from the war। और at last Germany surrendered to Allied nation। और जैसे ही वहाँ उस जर्मनी का लीडर भाग गया, गायब हो गया वॉर के बीच से ही, तो जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। और 11 नवंबर को उसने सरेंडर किया और एक सीज़ फायर ट्रीटी साइन की। मतलब उनको ऑब्वियसली हम सरेंडर कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू फॉट विथ यू, और हम, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे, नाउ आवर कंट्री इज़ अंडर यू, ये सब एक लेटर में, रिटन में ले लिया गया, और इस तरह से वॉर का एंड हुआ। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट क्या हुआ, इमीडिएट इफ़ेक्ट, यानी जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो तुरंत क्या इफ़ेक्ट हुआ। कुछ इफ़ेक्ट्स तो बहुत बाद में समझ में आए और कुछ इफ़ेक्ट्स तुरंत ही दिखने लगे थे, यानी कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स थे, कुछ सोशल चेंजेस हुए और कुछ डिस्ट्रक्शंस हुए। डिस्ट्रक्शंस यानी लोगों में कुछ बहुत सारा, लोगों का बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, जो वहाँ के मटेरियल्स थे, सामान थे, उनका बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ। इस तरह से बहुत सारे चेंजेस आए। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे
नेक्स्ट क्लास में। और ये जो होंगे वो इमीडिएट इफ़ेक्ट होंगे, यानी वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद या वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही इफ़ेक्ट्स जो दिखने लगे वो सारी चीज़ें होंगी। सो दिस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड आज जितना भी समझाया दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी आफ्टर द लेक्चर। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।